एक दिन जरा कल वाला रिवाइज करना था पेज नंबर 145। एक्विजिशन डेट किसे कहते हैं? कौन किसके शेयर्स खरीदे? कम से कम कितने खरीदे? ये 50% ज्यादा, एग्जैक्टली 50 नहीं, 50 से ज्यादा होना चाहिए। कंसोलिडेशन डेट बाद में आती है या एक्विजिशन डेट? पहले शेयर्स एक्वायर होंगे, उसके बाद फिर जो भी ईयर एंड आएगा, जब तक पेरेंट के पास मोर देन 50% शेयर्स है तो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ साथ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बनेंगे। कौन बनाएगा? एनी कंफ्यूजन? कल सर चलेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल शुरू करेंगे पेज नंबर 146। कल जो एग्जांपल की थी उसमें हमने ये अज्यूम किया था कि एक्विजिशन डेट पे ही कंसोलिडेशन डेट है। एक्विजिशन डेट और कंसोलिडेशन डेट सेम है। देखें 145 ब्रैकेट में। तो आहिस्ता से आगे जब बढ़ेंगे हम तो छोटी छोटी वेरिएशन आती रही। तो नेक्स्ट पेज पे 146 पर एग्जांपल, उसमें अभी एक्विजिशन तो 100% ही, इट मींस पेरेंट के अलावा कोई शेयर होल्डर नहीं है सब्सिडरी में। लेकिन एक्विजिशन डेट और कंसोलिडेशन डेट अगर डिफरेंट हो जाए तो देन फिर ये वर्किंग कैसे होगी? पढ़ेंगे डेटा। Parent acquired 100% shares of 100% of the share capital of S on 1st January 2001 for rupees 2 lakh। जो पेरेंट कंपनी शेयर्स के अगेंस्ट पैसे देती है उसे फिर कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। पेरेंट अपनी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इसी की एंट्री करेगा, ठीक है? इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट। The balance on the retained earnings was 80,000 on at this date। किस डेट? डेट ऑफ एक्विजिशन 1st जनवरी। एक सेकंड दोबारा जरा पिछले पेज पे रहना। एग्जाम्पल जो कल की थी उसका फर्स्ट पॉइंट जो था, कल ये डिस्कस हो रहा था कि जैसे ही सब्सिडरी बनी है उसके सारे शेयर्स पेरेंट ने परचेज कर लिए, वापस आए। लेकिन क्या ये भी हो सकता है कि चलता चलाता बिजनेस खरीदा जाए? तो 80,000 किस डेट पे रिटेन्ड अर्निंग्स ऑलरेडी हैं। पेरेंट जब शेयर्स खरीदे हैं तो कितने प्रॉफिट्स सब्सिडी ऑलरेडी कमा चुकी है, ठीक है? देन नेक्स्ट लाइन में जरा डेट अंडरलाइन करें। आपके पास बैलेंस शीट किस डेट्स की है? 31 दिसंबर 2001। इट मींस एक्विजिशन डेट और बैलेंस शीट डेट में 1 साल का फर्क है। यहाँ तक क्लियर है प्लीज सर? सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में से स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशंस बनी हुई है। फिलहाल हम अभी कंसोलिडेशन सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के एंगल से पढ़ेंगे। तो पढ़ेंगे क्या करके बना? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, इन्वेस्टमेंट इन एस, सर्कल लगाने से 2 लाख। करंट एसेट्स, टोटल एसेट्स, इक्विटी में आ जाए शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन्ड अर्निंग्स, करंट लायबिलिटीज। सब्सिडरी की इक्विटी की तरफ आएंगे। सब्सिडरी की इक्विटी में इस वक्त क्या क्या नजर आ रहा है? शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम और रिटेन्ड अर्निंग्स। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जो है ये एज ऑन होती है। एज ऑन का मतलब है ये क्लोजिंग बैलेंसेस है। क्लोजिंग बैलेंसेस से मतलब ये है कि 140,000 पे आएगा। 140,000 इज क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स, ठीक है? किस दिन की रिटेन्ड अर्निंग्स है?
31 दिसंबर 2001 की रिटेन अर्निंग। अब ऊपर सेकंड लाइन में 80,000 क्या था? नहीं, ओपनिंग सही वर्ड नहीं है, ठीक है वैसे वक्त ओपनिंग भी है, लेकिन सही वर्ड ये है कि ये 80,000 एट द डेट ऑफ एक्विजिशन रिटेन अर्निंग्स। तो एक मिनट जरा कंडीशन के साथ लिखा जरा पूरा, लेकिन ये ओपनिंग भी इसलिए है क्योंकि अभी एक साल ही बीच में गुजरा, लेकिन इसके लिए सही वर्ड्स क्या हैं? रिटेन अर्निंग्स ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन स्पेसिफाई करना। क्या मीनिंग होगा रिटेन अर्निंग्स एट द डेट ऑफ एक्विजिशन? जिस दिन शेयर्स एक्वायर किए उस वक्त ये रिटेन अर्निंग्स ऑलरेडी मौजूद थी। तो अब जरा इस 80 को और 140 को आपस में रिलेट करें, क्या इस 140 में 80 भी होगा? ये क्लोजिंग रिटेन अर्निंग्स है। तो इस 140 का एक ब्रेकअप देखना जरा पहले, फिर आप भी बनाइएगा, लेकिन कैसे जरा देखें पहले। इसमें जो 80,000 है 140 में, वो तो है प्री एक्विजिशन रिटेन अर्निंग्स। प्री एक्विजिशन रिटेन अर्निंग्स मींस वो रिटेन अर्निंग्स जो एक्विजिशन से पहले कमाई जा चुकी हैं, वो प्रॉफिट्स की फिगर जो एक्विजिशन से पहले की है। तो 140 की इस वक्त क्या है? नहीं, 140 है क्लोजिंग रिटेन अर्निंग्स, क्लोजिंग रिटेन अर्निंग्स, उसमें 80 है प्री, और फिर 60 का नाम क्या होगा? पोस्ट एक्विजिशन। इन अदर वर्ड्स ये रिटेन अर्निंग्स 60,000 ये कब से लेके कब तक कमाई गई होंगी? डेट्स बोला 1 जनवरी 2001 से लेकर 31 दिसंबर 2001 तक, इस पीरियड में 60,000 के प्रॉफिट्स कमाए गए आफ्टर एक्विजिशन। प्री पोस्ट से क्लियर है ना सर? बिफोर एक्विजिशन, आफ्टर एक्विजिशन से ये बनाया ब्रेकअप। ये बुक पे बनाया सर, राइट साइड पेज है आपके पास। ये बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट साथ में ठीक है जी, प्लीज। देन सर कंसोलिडेशन का कल क्या तरीका अडॉप्ट हुआ था? पिछला पेज देखा जरा। पहले एक कैंसलेशन एंट्री की थी और जब बच गया था उसका प्लस कर दिया था, ऐसे ही किया था। किस डेट पे ये काम होता है? हाँ जी, ये पिछले पेज पर जरा दोबारा फाइनल करें, किसको किससे कल कैंसिल किया था, किस डेट पे? ये पेज नंबर 145 पे जो एक सेंटेंस है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है हमारी इस बहस में इस वक्त। ये देयरफॉर वाला जो एक सेंटेंस है, बल्कि पूरे पढ़ने जो लास्ट पॉइंट है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट। पेरेंट परचेज करता है जब शेयर्स, तो इनफैक्ट वो नेट एसेट्स खरीद रहा होता है, ऐसे ही। तो देयरफॉर कंसोलिडेशन करते हुए पहला काम क्या करना होता है कि जो नेट एसेट्स खरीदे हैं उनको कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से एट द डेट ऑफ एक्विजिशन कंपेयर किया जाता है पहले, और फिर वो इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन आपस में कैंसिल हो जाती है। ये काम होता किस दिन है? एक्विजिशन डेट। ये वर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ। जरा नेक्स्ट पेज पर। व्हाट इज द एक्विजिशन डेट? 1 जनवरी 2001। कितने पेरेंट ने पैसे दिए? 2 लाख रुपीस दिए। अब हमने डिसाइड ये करना है कि उस वक्त नेट एसेट्स कितने थे, किस वक्त? एक्विजिशन डेट पे। नेट एसेट्स मींस टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। इन अदर वर्ड्स इक्विटी के इक्वल होते हैं। अब हमने इक्विटी ढूंढनी है ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। तो मेरा एक एक वर्ड और कंसंट्रेशन सुनिएगा। सबसे पहले 260 ढूंढने कहीं सब्सिडी में। ये जो 260 है ये है इक्विटी एट द बैलेंस शीट डेट। शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन अर्निंग्स 260 जो बना हुआ है, इट इज इक्विटी एट बैलेंस शीट डेट 31 दिसंबर 2001। हमें ढूंढनी है इक्विटी एट द एक्विजिशन डेट, विच मींस 1 जनवरी 2001 की बात हो रही। तो उसके लिए अब हमें क्या करना है? एक मिनट नहीं, 30,000 पे आएगा। 30,000 इज द क्लोजिंग शेयर कैपिटल, एक्विजिशन डेट का नहीं है।
क्या हो सकता है एक्विजिशन से लेकर बैलेंस शीट डेट तक फर्दर शेयर्स इशू हो गए? सर जी हो सकता है सर। सिमिलरली प्रीमियम भी ये क्लोजिंग है 90,000, अगर फर्दर शेयर्स इशू होंगे तो कुछ प्रीमियम भी इंक्रीज हो सकता है फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन टिल द बैलेंस शीट डेट, चेंज आ सकता है। लेकिन अगर हमें क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन ना हो तो वी अज्यूम कि देयर इज नो चेंज इन शेयर कैपिटल एंड शेयर प्रीमियम सिंस द डेट ऑफ एक्विजिशन टिल द बैलेंस शीट डेट। क्या हमेशा ऐसे ही होगा? अगर इंफॉर्मेशन होगी तो हम रिवर्स वर्किंग कर सकते हैं। ये शेयर कैपिटल का कोई कॉलम्स है मतलब प्रीमियम का स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी में, अगर क्लोजिंग बैलेंसेस हो तो रिवर्स करके ओपनिंग जा सकते हैं। लेकिन अगर इंफॉर्मेशन ऑफ मूवमेंट नहीं है तो वी अज्यूम शेयर कैपिटल एंड शेयर प्रीमियम का जो क्लोजिंग है वही एक्विजिशन डेट पे भी होगा। ठीक है सर। लेकिन रिटेन्ड अर्निंग्स के बारे में अगर हम सोचें तो इसका हमें ब्रेकअप अवेलेबल है, तो 140 का एक ब्रेकअप अवेलेबल है। तो 80,000 वर द रिटेन्ड अर्निंग्स एट द डेट ऑफ एक्विजिशन। ठीक है, तो आप जरा बोर्ड पे एक सेकंड देखेंगे। अगर मैं इन फिगर्स को इकट्ठा करूं 30, 90 और 80, कैलकुलेटर पकड़ना। 30, 90 और 80 को इस वक्त इकट्ठा करके मैं किस दिन की इक्विटी की फिगर फाइंड आउट करना चाह रहा हूं। तो 60 नहीं लूंगा, 140 नहीं लूंगा, एक्विजिशन डेट 80 में, तो इनका सम बना 200,000। नहीं, प्री एक्विजिशन इक्विटी है। तो क्या पेरेंट ने वंस अगेन एग्जैक्टली उतना ही पे किया है जितना उसे इक्विटी के अगेंस्ट पे करना चाहिए था? What was the total of equity on the date of acquisition? 200,000. What is 260,000? It is the equity at the balance sheet date. So it has changed because of post acquisition retained earnings. लेकिन पेरेंट शेयर्स किस दिन खरीदता है? एक्विजिशन डेट पे। तो एक्विजिशन डेट पे इक्विटी ऑफ एस कितनी थी? विच कंप्राइज ऑफ टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज नेट एसेट्स, ये सारे वर्ड्स इकट्ठे सेम रखे। तो क्या पेरेंट ने एग्जैक्टली उतना ही पे किया जितना पे करना चाहिए था? ये वर्ड समझ आता है? ये एक्स्ट्रा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन अभी कल भी सिचुएशन नहीं और आज भी नहीं है। एनी कंफ्यूजन? लास्ट स्टेप फिर आप बताएं, आप क्या करें? आइडेंटिफाई तो करनी है हमने। अब ये 2 लाख किस किस से कट जाएगा? काटे जरा, काटे। 30, 90 और बस, और 140, 80। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई द इक्विटी एट द एक्विजिशन डेट एंड देन इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन, आपस के शेयर्स खरीदे गए, आपस की इक्विटी बेची गई है, तो कैंसिल देम मींस प्रोसेस लगा लें जहन में। एक एंट्री बनती है स्टोरी में, लिखे लिखे, ये दिक्कत भी लिखे फिलहाल। शेयर कैपिटल डेबिट, शेयर प्रीमियम डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट बाय 80 और इन्वेस्टमेंट क्रेडिट बाय 200,000। हाँ जी, एट द डेट ऑफ एक्विजिशन, एक राइट साइड पे लिखना फिलहाल, जहां भी जगह बनती है बन जाएगी, नीचे आ जाएगी। प्लीज क्लियर है जो कैंसिलेशन हो रही है? सबसे इंपॉर्टेंट काम शायद ये है, इसको पहले समझना बिफोर एनीथिंग। अब जरा रजिस्टर खोल के मेरा बैलेंस शीट बना दो। पी ग्रुप स्पीड अप हो जाए। किस किस को मिला के ग्रुप बन जाता है? पेरेंट एंड सब्सिडी। तो पेरेंट का अगर नाम हो तो उस नाम से ग्रुप, और अगर नहीं है तो सिंपली पेरेंट ग्रुप। कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, रुपीस इन थाउजेंड्स में करना। अब सिंपली जो रिमेनिंग फिगर्स रह गई स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में एज ऑन 31 दिसंबर 2001, बस उन्हीं को इकट्ठा करना है आपने।
सर लेट्स स्टार्ट राइटिंग सर। सर मुझे पहले बताना था, आप ही रखा हर तरफ से पेन आ रहे हैं, कुछ कर ले। रजिस्टर उधर पड़ा जी सर, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट बैल लिखा होगा। सीरियस हो जाए यार कुछ नहीं। या फिर तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि मुश्किल नहीं, बस वो साथ साथ लगे ना, इसका इशू नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ तो हिम्मत करें ना। 680 प्लस 245 925 इन्वेस्टमेंट सर लिखने का दिल किया करेगा, लेकिन कैंसल आउट हो जाती है फिर। करंट एसेट्स 175 90 265 11 90 याद है कि इकट्ठे होकर फिर इक्विटी मेरे साथ बनाना। सही कर ले तो कर लो, जरूरत पड़ेगी वैसे बुलाऊंगा। आखिर नौजवानों की छुट्टियां कब खत्म होंगी? अल्लाह करे। कौन सा संडे? चले किसी बहाने भाई की आवाज तो निकली। किसकी निकली आवाज? जी आगे जी इक्विटी। शेयर कैपिटल किसका आएगा? ये सिर्फ पेरेंट ही का आया करेगा, बाकी कट जाया करेगा। नहीं इंशाल्लाह, फिलहाल तो कटेगा इंशाल्लाह, फिलहाल सिर्फ पेरेंट का आएगा। चले ऐसे परेशान हो। शेयर प्रीमियम 280 रिटेन्ड अर्निंग सर नई चीज है। आए जरा एक मिनट इकट्ठे हो यहाँ। अब ये रिटेन्ड अर्निंग्स कैसे आएंगी? पेरेंट की अपनी और 1 + 140 140 में से कितना कैंसिल हो गए, तो इसका मतलब सिर्फ पोस्ट एक्विजिशन आएगा। अच्छा पूरा 60 क्यों आ रहा? क्योंकि पेरेंट के पास 100% शेयर्स है। अगर फॉर एग्जांपल पेरेंट के पास लेस देन 100% शेयर्स होते तो सारा प्रॉफिट तो उसका नहीं होना था। ये देखिए जरा फर्स्ट लाइन, 100% शेयर्स है, तो जितना भी सब्सिडी का प्रॉफिट है आफ्टर एक्विजिशन वो सारा पेरेंट का, उसने कमाया। जो सब्सिडी ने कमाया वो पेरेंट ही का है। लेकिन एक एक्स्ट्रा बड़ा वर्ड अब साथ लगेगा, ये जो रिटेन्ड अर्निंग्स है इसमें सिर्फ पेरेंट नहीं है, इसमें पेरेंट की अपनी रिटेन्ड अर्निंग्स और सब्सिडी की पोस्ट एक्विजिशन भी शामिल है, तो इसके साथ एक एक्स्ट्रा वर्ड लग जाता है रिटेन्ड अर्निंग्स। इसे कहते हैं फिर कंसोलिडेटेड रिटेन्ड अर्निंग्स। तो कंसोलिडेटेड रिटेन्ड अर्निंग्स की फिगर फिलहाल कैसे आएगी, मेरे वर्ड सुनो जरा। 100% पेरेंट रिटेन्ड अर्निंग्स प्लस पेरेंट्स शेयर in post acquisition profits of subsidiary, ऐसे ही the 60 is parents share and parent share is फिलहाल 100 in the post acquisition profits। तो ये छोटा सा जो मैंने सेंटेंस बोला, आपके पास कहीं लिखा होना, इसे हाईलाइट करें जरा, और अगर नहीं लिखा तो फिर लिखना जरा। ये पेज नंबर 148 के स्टार्ट पे जरा एक लाइन अंडरलाइन करें। 530 कैसे बना हुआ? पेज 148 के स्टार्ट में लिखा हुआ। नहीं अभी फिलहाल ओनली छोड़ दें, फिलहाल तो आ रहा ना, आगे कर लेते हैं। नहीं फिलहाल तो 180 और 280 आएगा बस ठीक जी। 470 बेटा क्या लिखा हुआ पेज नंबर 148 का स्टार्ट है, पेरेंट्स रिटेन्ड अर्निंग प्लस पेरेंट्स शेयर फिलहाल इस एग्जांपल में कितना है 100% है, तो लेकिन किस में? पोस्ट एक्विजिशन। ये 140 में नहीं है, 60 में, ठीक है। तो 100% फिलहाल 60 मैंने एज इट इज ऐड क्यों किया, क्योंकि 100% शेयर है और पोस्ट एक्विजिशन है। 140 नहीं ले रहा मैं, उसमें से क्या कटा, प्री एक्विजिशन कट गया, तो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स में जो पेरेंट का शेयर होता है बस वो इस कंसोलिडेटेड रिटेन्ड अर्निंग्स में प्लस होना, ठीक है। टोटल करना 960 मींस
क्या मीन वैसे? हाँ जी, इक्विटी ऑफ द ग्रुप, इक्विटी ऑफ द कंसोलिडेटेड बिजनेसेस। 916 में अब सिर्फ पेरेंट के प्रॉफिट्स तो नहीं है, तो इट इज द इक्विटी ऑफ द ग्रुप। ठीक है, फाइनली लाइबिलिटीज में लाइबिलिटीज दी हुई 155 प्लस 75 230 1190। बस प्लीज कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि कोई इसका लेक्चर ना रह जाए, वरना ये कोई इशू नहीं है, ऐसी स्टोरी सी है चलती जानी है चलती जानी है, चल एंड हो जानी। ठीक है, लेकिन डेफिनेटली से काफी अर्सा चलते जाना, तो प्लीज बस कोई लेक्चर मिस ना हो, और घर के लिए होमवर्क अगर हो कभी तो काइंडली साथ साथ करें, कोई इशू नहीं है। एनी कंफ्यूजन और एक फिर आगे चलते हैं। नोट कर लिया तो जरा बता दो। आप भी देख रहे हो सर, क्या बड़े अरसे बाद नजर आए इसलिए देख रहे इधर इबादत कर रहे हैं। चले अल्लाह ताला कबूल करे। नहीं सर, पेज नंबर 148 आ गया सर। अभी तक जो दो एग्जांपल्स हमने किए हैं, ये हमेशा छोड़ दें, अब्दुल मजीद साहब को इंशाल्लाह कर लेते हैं हमेशा वाली बात। अभी तक जो दो एग्जांपल्स हुई हैं उसमें हमने अज्यूम किया है कि पेरेंट ने 100% शेयर्स एक्वायर किए हैं, लेकिन पेरेंट और सब्सिडरी का रिलेशनशिप कब एस्टेब्लिश हो जाता है? अगर मोर देन 50% शेयर्स हैं तो पेरेंट और सब्सिडरी का एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश क्यों हो जाता है? हाँ जी, असल वर्ड ये था। असल में सर, फॉर एग्जांपल अगर पेरेंट के पास 51% शेयर्स भी हों, बल्कि इवन लेस भी अगर मैं कर लूँ 50.01 शेयर भी है, तो मैं 00 की तो बात कर ही नहीं रहा। अगर इसकी बात हो रही तो ये तो पेरेंट सब्सिडी का रिलेशनशिप बनेगा ही नहीं। इक्वल टू 50% नहीं है, मोर देन 50 है। तो अगर एक शेयर भी एक्स्ट्रा है, 50% शेयर से 1% भी एक्स्ट्रा, तो जितनी सब्सिडी में डिसीजन मेकिंग होगी, बाकी सारे शेयर होल्डर्स मिल भी जाए तो पेरेंट के कंट्रोल में। इस मोर देन 50% से पेरेंट का सब्सिडी की डिसीजन मेकिंग पे कंट्रोल हो जाता है। ये बात समझ आती है? जितने भी और शेयर होल्डर्स होंगे वो हमेशा माइनॉरिटी में रहेंगे, वो मिल भी जाए आपस में तो पेरेंट के पास डिसाइडिंग शेयर है, तमाम डिसीजन मेकिंग। ठीक है, वो बहस करते रहेंगे, लेकिन जो पेरेंट की चॉइस होगा फाइनल डिसीजन वही होगा, क्योंकि उसके पास मेजर शेयर। तो पेरेंट और सब्सिडी में एक कंट्रोल का रिलेशनशिप हो जाता है, पेरेंट हैज कंट्रोल ओवर द सब्सिडी। ठीक है, ये वर्ड क्लियर है? कंट्रोल, कौन किसकी डिसीजन मेकिंग कंट्रोल कर रहा है? तभी ये भी थोड़ी सी बात जो मैंने की है ज़हन में रखकर जरा पेज 148 के स्टार्ट भी आपके पास लिखा होगा पार्शियल एक्विजिशन। लेट्स अज्यूम इन सब्सिडरी पेरेंट के पास 80% शेयर है। आ जाए सर, वेलकम। पेरेंट के पास अगर 80% शेयर्स हैं तो क्या पेरेंट सब्सिडरी का रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो जाएगा सर? yes, हो जाएगा। लेकिन 20% शेयर्स किसी और के पास होंगे, कुछ और शेयर होल्डर्स भी होंगे, तो इस कंसोलिडेशन की लैंग्वेज में उन सब लोगों को मिला के जो पेरेंट के अलावा शेयर होल्डर है सब्सिडरी के अंदर, उन सब को मिला के कहा जाता है नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। ढूंढे जरा कई वर्ड्स। नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट से मुराद इनका इंटरेस्ट है लेकिन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट नहीं है। किसका कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है? तो पेरेंट के अलावा सब्सिडरी में जितने भी शेयर होल्डर्स होते हैं उनको नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट मींस एनसीआई, इनकी एब्रिविएशन यूज की जाती है। अगर 100% पेरेंट के पास शेयर्स हो
तो फिर एनसी कितने परसेंट है? फिर नहीं। अगर पेरेंट के पास 75% शेयर है, अगर 55% शेयर है, अगर 51% शेयर है, तो बैलेंसिंग जो शेयर है वो एनसी के पास। और अगर पेरेंट के पास 40% शेयर है, नहीं, फिर वो गेम ही नहीं, फिर वो पेरेंट ही नहीं है, फिर तो वो खुद बेचारा एनसी। तो अगर लेस, अगर 50% या उससे कम है, फिर वो पेरेंट सब्सिडी का रिलेशनशिप ही नहीं है। तो अगर मोर देन 50 है बट लेस देन 100 है, तो जितने एक्स्ट्रा शेयर हैं जो पेरेंट के अलावा किसी और शेयर होल्डर के पास है, तो वो सारे शेयर होल्डर जो रिमेनिंग है उनको कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, which has an abbreviation of NCA। क्लियर है? हाँ, नेक्स्ट लाइन पढ़े जरा। इन दैट केस फिर क्या होगा? नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी are distributed between parents share and NCA's share according to their respective ratio of shareholding। अगर सब्सिडरी के नेट एसेट्स है 5 लाख रुपीस और पेरेंट का शेयर सिर्फ 80% है, तो ऑब्वियसली 5 लाख के 5 लाख नेट एसेट्स पेरेंट के नहीं है। कैलकुलेटर पकड़ करो, 5 लाख अगर नेट एसेट्स हैं तो 80% मींस 4 लाख के नेट एसेट्स पेरेंट के हैं, और फिर ऑब्वियसली 1 लाख रुपीस के नेट एसेट्स एनसीए के पास है, जो हमारे पास नहीं है। ऐसे ही तो नेट एसेट्स में वर्ड रहना चाहिए। नेट एसेट्स मींस इक्विटी भी ठीक है, लेकिन नेट एसेट्स सही मींस टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। सब्सिडरी के जो टोटल एसेट्स हैं, टोटल लायबिलिटीज हैं, उसमें फिर पेरेंट के साथ साथ कुछ एनसी का भी इंटरेस्ट मौजूद है। अब जितना पेरेंट की परसेंटेज होगी उतने पेरेंट के नेट एसेट्स हैं, और बैलेंसिंग फिगर फिर एनसी की होगी। एनी कंफ्यूजन? बिफोर गोइंग फर्दर, एक सेंटेंस जो है पिछले भी पढ़ा और आज फिर कोशिश की, इसको तो हमेशा भी याद रखना आपने। वी कंपेयर, फिर अंडरलाइन करें ढूंढ के, वी कंपेयर नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडी एट द रेट ऑफ एक्विजिशन विद द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ द पेरेंट इन सब्सिडी, और देन फिर इसको जो लाइन लग जाती है वो कैंसिलेशन हम करते हैं। किसको किस से किस दिन, ये बार बार सेंटेंस आना है, तो सही फाइनल कर लेते हैं। We compare net assets of subsidiary with the cost of investment of the parent at the date of acquisition, not at the date of consolidation. This working is at the date of acquisition। जिस दिन शेयर्स परचेज हुए उस दिन देखा जा रहा है कि पेमेंट कितनी की है और उसके रिजल्ट में नेट एसेट्स मिल कितने रहे। ठीक है जी जी, अब नेट एसेट्स का डेफिनेटली शेयर होना चाहिए, अब सारा नहीं होना चाहिए। कंपैरिजन करेंगे भी, ठीक है, तो फिर पेरेंट ने कितना शेयर दिया होगा वो सारा करते हैं, लेकिन ये कंपैरिजन नहीं करेंगे, उसमें फिर किस तरह से कैंसिलेशन होगी वो भी करते हैं अगर पार्शियल एक्विजिशन हो तो। ठीक, इसके नीचे बड़ा एक सेंटेंस लिखा हुआ है, उस सेंटेंस को एज इट इज पढ़ने की बजाय पहले एग्जांपल पे आएगा। पेज के एंड पे चली गई, पेज 148 पे। PE acquired 80% of S on 1st January 2001 for rupees 2,30,000। जी सर, what is 1st January 2001? Date of acquisition, what is 230? Parent has 80% share, therefore NC has automatically 20% shares। Retained earnings of S were 1 lakh at that date। It is a pre-acquisition retained earning। लिखें, इसके आगे बड़ा एक सेंटेंस लिखा हुआ है, उसको अंडरलाइन करें और एक क्वेश्चन मार्क लगा दें। हम कुछ अरसे में जब आगे चले जाएंगे तो ये सारे सेंटेंस आपको समझ आने के, फिलहाल इसको छोड़ दें। बस ये 2 लाइंस है इसमें जो हमने पढ़ी है, उसके बाद नीचे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आ रहा है, और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जो डेट दी हुई है वो आफ्टर 1 ईयर ऑफ एक्विजिशन। व्हाट इज द कंसोलिडेशन डेट? 31 दिसंबर 2001। हाँ, अगर आप कोशिश करते हैं जो बातें पहले हो चुकी हैं उनको जरा थोड़ा सा फास्ट ट्रैक में किया जा सके। 230 को सर्कल लगाएं। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ द पेरेंट इन द पेरेंट सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब आपको पता मैंने आपको कहाँ लेके जाना है? नहीं, अगर पता तो बता दो। अब हमने इक्विटी ऑफ एस में जाना, ऐसे है ना सर? इसको किससे लिंक करना? इक्विटी ऑफ एस सब्सिडरी से। तो इक्विटी ऑफ एस पे व्हाट इज 50,000? क्लोजिंग बैलेंस ऑफ शेयर कैपिटल। व्हाट इज 20,000?
रिटेन्ड अर्निंग्स का 1,25,000 इज आल्सो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स। इसका एक ब्रेकअप बनवाना है आपको। 1 लाख प्री एक्विजिशन लिखे, ये ओके ठीक है। 50,000 और 20,000 पे है, बस डाटा यही है। क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ शेयर कैपिटल एंड शेयर प्रीमियम है। ड्यूरिंग द ईयर शेयर इशुएंस की कोई इंफॉर्मेशन अगर नहीं है तो इकट्ठा करें जरा, 50, 20 and 1 lakh. What should be the name of this 1,70,000? हाँ जी, net assets on the date of acquisition या equity on the date of acquisition. What is 195,000? Equity as on the balance sheet date, equity on the consolidation date. लेकिन अगर हम इसमें से 25,000 छोड़ दें, 50 plus 20, अब 50 plus 20 को as it is क्यों लिया मैंने? Because there is no information of share issuance during the period after acquisition since the date of consolidation. तो 170 बड़ा बनता है, ये कहीं गलत, बल्कि छोड़ दें, एक मिनट लिखना मैंने, बहुत कुछ यहाँ लिखना, बस काफी है इस वक्त यहाँ तक लिखिए। तो पहले आप देखने जरा फर्दर क्या करना है। एनी कंफ्यूजन यहाँ तक जो ब्रेकअप बना। अब कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ने इक्विटी ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन से कंपेयर होना और कैंसिल आउट होना। तो आज करें वही हिम्मत, 230 काट दो, किसके साथ? नहीं 170 को रहने दे, अलग अलग चलेगा। 50 कट गया, 50 कट गया सर, नहीं सर सारा नहीं कटा। अब फर्स्ट लाइन देखा जरा, अब 80% पेरेंट हैज 80% शेयर, पार्शियल एक्विजिशन, ये 2,30,000 क्या है? किसने पे किए ये अमाउंट? पेरेंट ने। पेरेंट कंपनी ने कितने परसेंट शेयर्स के पैसे दिए? ये 2,30,000 जो रुपीस है, क्या ये 80% इक्विटी के पैसे हैं? या 230,000 भी 80% होना चाहिए? 230 कट जाएगा सारा, 230 कट जाएगा, लेकिन अगेंस्ट 80% इक्विटी ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। तो 15 कटेगा लेकिन 10 बचेगा। कैलकुलेटर रख लें आप, 50 में से बस कितना कटेगा? 40%, 80%। 40,000 कटा किसके साथ? 230 के साथ, लेकिन कौन सा 10 बचा? एनसी वाला बचा, 20% एनसी वाला बचा। आगे हिम्मत करें, 20,000 में से कितना कटा? 16 कटा, 4,000 कौन सा वाला बचा? एनसी वाला बचा। 1 लाख हिम्मत करें, कटा, 80 कटेगा और 20,000 बचेगा। What is the total equity on the date of acquisition? 170 नहीं, what is the total equity on the date of acquisition? वो 170 है, लेकिन 170 को मल्टीप्लाइड बाय करें जरा 80%। एक मेरे इस तरह वर्किंग करवा रहा हूँ, प्लीज जरूर करें। 170 इंटू 80%, क्या 1,36,000 के नेट एसेट्स के अगेंस्ट 230 पे हुआ? 136 जेन में रख के जरा जीरो करें कैलकुलेटर पर। ब्रेकअप जरा देखें, 40,000 कटा है, देखें 40,000, 40,000 पता है कहाँ है? जो 10 बचा है 50 में से, तो 40 प्लस आगे 16 प्लस 80, तो 136 ये है, ठीक है। 100% कैंसिलेशन की नहीं, पहले तो 100% हो जाती थी, 100% एक्विजिशन ही नहीं, ठीक है। तो इन अदर वर्ड्स ये 130 जो 170 जो है, इसको अगर 80% किया जाए तो 136। अब डेफिनेटली इस चक्कर में ना पड़ जाएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में कैसे करेंगे वो अभी हम काफी दूर हैं उससे। फिलहाल जरा कॉन्सेप्ट क्लियर करने, बाकी प्रेजेंटेशन कोई इशू नहीं है। तो अब ये इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे अपने पास, और ये 10, 4 और 20 जो है ये बचाना कहीं साइड पे।
ये नोट कर लो। टोटल इक्विटी ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन थी 1,70,000, लेकिन पेरेंट ने 80% शेयर्स खरीदे हैं, तो इसका मतलब उसने 1,36,000 के नेट एसेट्स के अगेंस्ट 2,30,000 रुपीज दिए। ये जो कैंसिलेशन है भैया इसकी बेस पे एंट्री करवाएंगे? नहीं बेटा वैसे ही करो। शेयर कैपिटल कितना डेबिट, कंसंट्रेट करें प्लीज। पूरा क्यों नहीं डेबिट हुआ? 100% शेयर्स ही नहीं। शेयर प्रीमियम डेबिट बाय 16,000। Retained earnings of subsidiary on the date of acquisition 80,000 debit. Investment कितने से क्रेडिट? 230। तब ये एंट्री बैलेंस नहीं, लॉस बिल्कुल सही है। नहीं एक मिनट ये एंट्री बैलेंस नहीं है। क्यों बैलेंस नहीं? पहले जरा कोई सेंटेंस बोल लेता है। पेरेंट हैज पेड मोर देन द शेयर इन नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडी ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। ये एंट्री लिखे, नीचे एक सेंटेंस लिखे जो मैंने बोला। बीच में एक दो लाइनें रख लीजिएगा बैलेंस करने के लिए। पेरेंट हैज पेड more than the parents' share in net assets of subsidiary on the date of acquisition. और आराम से तरह से पढ़े, समझ आती बात? एक दफा जरा तेज सेंटेंस बोल देना। एक दफा कोई इसकी ट्रांसलेशन करके अपने आप को सुना दे। अमाउंट्स के साथ अगर हो जाए तो बेस्ट है। हाँ जी, पेरेंट ने 2,30,000 दिया है, हाँ जी, अगेंस्ट अपने शेयर ऑफ 1,36,000 के। तो आप बने जरा एक सेकंड पेरेंट, फर्ज करें आप पेरेंट कंपनी हैं, तो आपने क्यों दे दी एक्स्ट्रा? आपको एग्जैक्टली कितने पैसे देने चाहिए सोलन, जितने उसके नेट एसेट्स मिले आपको पिछली एग्जांपल्स में। लेकिन अगर कभी आपको चलता चलाया बिजनेस खरीदे तो जरा कंसंट्रेट करें जरा। तो चलता चलाया बिजनेस समटाइम उसका कोई नाम स्टैब्लिश हो जाता है, तो चलते चलाए बिजनेस के एक्स्ट्रा पैसे भी शायद समटाइम पे किए जाते हैं। तो फिर वो किस चीज के पे किए जाते हैं? तो फिर वो गुडविल के पे किए जाते हैं। ठीक है, तो ये किस तरफ डिफरेंस आ रहा है आपके एंट्री में? कितना फर्क आ रहा है? तो ये जो डिफरेंस आ रहा है, अगर पेरेंट ने ज्यादा अगर पैसे दिए तो दिस डिफरेंस इज कॉल्ड एज गुडविल। लेकिन एक वर्ड जरा साथ और लगाना, लेकिन लगाने से पहले सोच लें जरा, इज इट परचेज्ड गुडविल? ये किसने गुडविल बनाई हुई है? सब्सिडी ने, पेरेंट ने खरीदी है। एक इंटरनली जनरेटेड गुडविल भी वर्ड होता है। तो सब्सिडी ने तो शायद बनाई है, लेकिन पेरेंट ने ये बिजनेस खरीद के गुडविल खरीदी है, बनी बनाई गुडविल को खरीदा है। तो एक वर्ड भी साथ लगा लें जरा, थोड़ा इन चीजों से यूजफुल होगा। परचेज्ड गुडविल, इज इट एन एसेट ऑफ पेरेंट? पेरेंट ने अगर एक्स्ट्रा पैसे दिए तो उसको कोई फ्यूचर में इसका कोई फायदा नजर आता होगा? सोचो जरा, अगर आपको एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हैं तो क्यों दे रहे होंगे? तो इज इट एन एसेट? इज इट एन एसेट सर? इट इज ए नॉन करंट एसेट। ये भी लिखें कहीं। एनी कंफ्यूजन? अब डेफिनेटली एक रिवर्स सिचुएशन भी हो सकती है कि पेरेंट हैज पेड लेस, लेकिन वो जब आएगी तो फिर बात कर लेता है, फिर वो क्या वजह हो सकती है उस पर भी डिस्कस कर लेंगे। अभी तक जो डिस्कशन हो रही थी उसमें पेरेंट एग्जैक्टली उतना ही पे कर रहा था जितना शेयर ऑफ नेट एसेट्स से मिल रहे थे, लेकिन अगर पेरेंट एक्स्ट्रा पे कर दे तो बैलेंसिंग फिगर फिर आपकी सेंट्री में एक गुडविल की अमाउंट आ जाएगी।
एनी कंफ्यूजन इन दिस डिस्कशन? वाइस वर्सा हो जाएगी ना यार, आराम आराम से हो जाएगी, होने ही लगी है बस एक दो दिन में। देन एक जरा काम जरा करें, दोबारा ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन देखते हैं। अब ये बेटा हमने क्रॉस तो किए, लेकिन जरा थोड़ा सा जरा अकाउंटेंट बन के देखें हमारे अपने इन क्रॉसेस को। क्या 230 पूरा कट गया? 230 ऑपोजिट साइड पे कितने से कटा? तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट पूरी खत्म नहीं हुई, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट पूरी खत्म नहीं हुई, या उधर पूरा खत्म नहीं हुआ? उधर तो 136 कट गया, तो क्या इसमें डिफरेंस अभी भी गुडविल रहेगी? अगर तो इन्वेस्टमेंट पूरी कट जाए, जो 16 में से कट जाना चाहिए, लेकिन क्या इन्वेस्टमेंट पूरी कटी है या गुडविल की अमाउंट 94,000 इसमें बची है? देखिए ये डेबिट बैलेंस है ना, ऐसे परेशान ना हो जाइए इससे। इज इट अ डेबिट बैलेंस? और इक्विटी में ये क्रेडिट बैलेंसेस थे, तो ये डेबिट कटा 230 और उधर से क्रेडिट कटा कितना? तो क्या डेबिट बचा या क्रेडिट बचा? डेबिट अमाउंट बची हुई है, किस चीज की बच गई? ये गुडविल की बची हुई। पिछले एग्जांपल देखा था इससे पिछली एग्जांपल 2 लाख पूरा कटा सर जी, पूरा कटा सर। किस 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 से नहीं, कितने कितने रुपयों से, कितने कितने रुपयों से कटा? 30 90 80 पूरा कटा, कुछ नहीं बैलेंसिंग बचा। उससे पिछली एग्जांपल देखनी है वो देख लें, लेकिन ये पूरा नहीं कटा। तो आप ये बताएं कब पूरा नहीं कटा करेगा? नहीं, जब कुछ कम ज्यादा होगा। फिलहाल ज्यादा है कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो देयरफॉर क्या बचा? 94 बचा, किस नाम से बचा? मीन्स से चले कंसोलिडेशन करवाएं, देखते हैं क्या बात। डाटा को देखें और मुझे बताएं कंसोलिडेशन कैसे करें। अच्छा, इसमें आप फुल कंसंट्रेट करना, ये बात तकरीबन खत्म हो जानी है आज। अगर कंसंट्रेट करेंगे तो बहस बस यही है। ये पी ग्रुप consolidated statement of financial position as on 31st December 2001 करवा देंगे, सबसे बेस्ट है। पहले नॉन करंट एसेट्स है ना सर, नॉन करंट एसेट्स क्या इन्वेस्टमेंट खत्म? यस, इन्वेस्टमेंट तो खत्म, लेकिन किस नाम से कितना बचा? गुडविल के नाम से 94,000 बचा, इन्वेस्टमेंट पूरी नहीं कटी। ये क्लियर होगी बात? पूरी नहीं कटी, कितना बचा उसका नाम गुडविल है। देख लें, चेक कर लें। चलो आगे, अदर एसेट्स। अब यहां जरा हिम्मत चाहिए, पूरी स्टोरी सामने रखें, बताएं क्या करो। 570 प्लस 240 ब्रैकेट क्लोज कर दो। सर आना चाहिए ना सर, आप बताएंगे तो है, मुझे क्या पता सर, आप अकाउंटेंट्स। 570 प्लस 240 ब्रैकेट क्लोज। एनी इशू बताएंगे तो पता चलेगा। क्या 570 पे को इतराज है सर? 570 पे इतराज है सर। 240 पे क्या इतराज है? 240 किसके अदर एसेट्स हैं? सब्सिडी के। क्या सारे हमारे हैं? क्या इतराज है? मल्टीप्लाई बाय 80%, ऐसे कर लेते हैं। मल्टीप्लाई बाय 80%, 80% क्यों? पहले तो नहीं हो रहा था, पहले क्यों नहीं हो रहा था? पहले 100% था, अब भी 100% ही होना चाहिए। नहीं, आप ईमानदार माशाल्लाह लोग हैं, तो आप गलत करने ही नहीं दे सकते। जी लिखवाएं जी, सॉरी
760 यार लिखवा दे यार की हो 762,000 सर टोटल कर लेंगे टोटल कर ठीक है इक्विटी बनवाएं जरा जी मिस्टर बैद आप पास हो छोड़ दें सर जी शेयर कैपिटल में कितना लिखूं 2 लाख प्लस 10 प्लस 40 तो वैसे ही गया 40 तो वैसे ही कट गया तो जो बचा है जमा कर लें 200 प्लस 10 वो हमारा है ही नहीं बेहतरीन जवाब है ये वो हमारा है ही नहीं सोच लें बस 200 किधर गया 40 वो तो वैसे ही कट गया 10 क्यों नहीं दिया वो हमारा है ही नहीं शेयर प्रीमियम 460 जानते गुस्सा है शेयर 116 किधर गया कैंसिल हो गया 4 हमारा नहीं है छोड़ दे लिखना साथ साथ सीआरई किसे कहा मैंने कंसोलिडेटेड रिटेन्ड अर्निंग्स करवाएं हिम्मत ये पेज नंबर 148 के सामने ऊपर सेंटेंस ना वो भी ध्यान में रखना है वैसे तो लॉजिकली भी सोचें लेकिन वो सेंटेंस भी देखें बताएं क्या करूं 440 लूं एज इट इज 440 के भी तो 80% लेना है जी 440 में क्या ऐड होगा 125 में से 80 वैसे ही गया मैं लाख में से पहले ब्रेकअप देखें इसका लाख में से 80 वैसे ही गया 20 हमारा है नहीं तो 125 में से 1 लाख तो गायब हो गया तो प्लस 25 लेकिन उसका 80% तो पोस्ट एक्विजिशन मैंने दिया है 25 ढूंढे जरा और फिर उसमें पेरेंट शेयर लिया प्री किधर गया 80 तक वैसे ही कैंसिल हो गया और बाकी 20 प्री में एनसी का शेयर हमारा है नहीं तो आंसर आया हमारा 460 जो ऑनलाइन स्टूडेंट साथ है जी इज इक्वल टू सर इक्विटी का टोटल कर दो 760 चले 1000 में पूरा लिख रहे थे शायद 200,000 100,000 and 460,000 जी नेक्स्ट मंथ सर करंट लायबिलिटीज या लायबिलिटीज चलो करंट लायबिलिटीज कैसे 60 प्लस 45 इज ब्रैकेट क्लोज अब ये ब्रैकेट क्लोज की भी क्यों नहीं नेट एसेट्स में 80% शेयर है तो इनटू 80% लेकिन किसने सिर्फ 80% होने ये भी क्लियर रखिएगा पूरा नहीं 80% हो रहा पेरेंट का अपना पूरा 60 प्लस 45 का 80% 96 जी आंसर फाइनल कर अच्छा बुक में जो आंसर है उसकी तरफ देखना शुरू कर दीजिएगा 5 मिनट ठहर देंगे आप देखना उधर ही ध्यान है सारा उधर तो ये है इधर क्या हो रहा था इधर भी अल्लाह का शुक्र है ठीक ही हो रहा था ये टोटल बताइएगा 856 जी जो आपके सामने है जो आपने किया है जो आपने करवाया है उस पर कोई इतराज ये जो 80% हुआ है ये सब क्लियर है प्लीज इकट्ठे हो जाए प्लीज तो अगर आगे फिर आएगा जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स फ्रेंडली अगर बता दो तो कन्फर्म
नहीं सर, अब इसके आगे मैंने अगली बातें करनी है, वो जरा आपने बहुत ध्यान से गौर से सुननी। ये अल्हम्दुलिल्लाह एक बेहतरीन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बन गई है, रिकंसाइल्ड भी है, कोई इशू नहीं है, जैसे आपने हुक्म किया मैंने वैसे बना दिया। लेकिन इस स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में एक कमी है। एक सेंटेंस लिखा जरा, दिस स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन हैज अ लिमिटेशन। लिमिटेशन किसे कहते हैं? नहीं मतलब कुछ कुछ रह गया है सॉर्ट ऑफ, क्या रह गया बताता हूँ। यहाँ से अगर हमारे बुजुर्ग सामने दोबारा आ रहे हैं, और हिस्टोरिकली जब भी डिसाइड हमारा ये हुआ था कि जब भी कोई बुजुर्गों की बात होने लगे तो ठंडे दिल से सोचें, सुने, सॉरी पहले सुने, सोचें, गलत ना हो तो शायद मान लें। हाँ गलत अगर है तो डेफिनेटली मानने की जरूरत नहीं है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सही स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन आपने बनवाई है, इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन इसमें एक लिमिटेशन है, हमारे अकाउंटेंट बुजुर्ग ये कहते हैं, अब सुनते जाइएगा मेरी बात। ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन अगर हम एज इट इज पढ़ें तो ये सिर्फ पेरेंट के एंगल से बनी हुई है। ये सही है मेरे लफ्ज, सिर्फ पेरेंट के एंगल से बनी हुई। हमने यकीनन इसको बनाते हुए किया क्या है कि पेरेंट के 100% फिगर्स लिए हैं और सब्सिडी से रिलेटेड 80% अपना शेयर लिया, जो शायद होना ऐसे ही चाहिए था, लेकिन इट इज रिफ्लेक्टिंग ओनली पेरेंट्स एसेट्स एंड लायबिलिटीज एंड इक्विटी। अब ये बात हमें तो पता है, लेकिन अब जरा शेयर होल्डर बनना है। जब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन शेयर होल्डर्स को भेजी जाएंगी तो ये डेफिनेटली बीच में जो वर्किंग्स हुई नहीं है, ये वर्किंग्स तो इस तरह नहीं होनी चाहिए, ब्रैकेट खुली नहीं है, ठीक है हम तो अपने लिए इस वक्त कर रहे हैं, वरना शेयर होल्डर्स के सामने तो इस तरह फिगर्स जाएंगे। ऑन द फेस ऑफ इट लगेगा ऐसे ही कि जैसे कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में हमने बस सब्सिडी को अपने साथ मिला लिया है और सब्सिडी सारी हमारी है। मतलब इससे पिछली जरा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन देखें जो आपने बनाई है, नहीं एक सेकंड सब देखें, उसको सामने रखें और बोर्ड पे देखें, वो भी ऐसी है और ये भी ऐसी है। क्या मतलब वो भी ऐसी है ये भी ऐसी? नहीं मतलब वो भी ऐसी नजर आ रही है, उसमें भी किसी एनसी का जिक्र नहीं है, इसमें भी किसी एनसी का जिक्र नहीं है, उसमें जिक्र क्यों नहीं है ही नहीं, लेकिन इसमें है, लेकिन प्रेजेंट नहीं होगा। तो हमारे जो अकाउंटिंग के बुजुर्ग हैं उन्होंने ये कहा है कि अगर एनसी को भी बीच में प्रेजेंट कर दें तो पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। हमने क्या किया, सिर्फ पेरेंट को जहन में रख के कंसोलिडेशन कर ली, लेकिन उनका ओपिनियन ये है कि अगर हम इस तरह कर दें कि पूरे बिजनेसेस को कंबाइन किया जाए दोनों को, और फिर उस कंबाइंड बिजनेस के अंदर अपना शेयर और एनसी का शेयर भी अगर दिखा दिया जाए तो शेयर होल्डर्स जरा ज्यादा बेहतर सिचुएशन को समझ सकेंगे। और अगर किसी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में एनसी नहीं है तो वहां पता चल जाएगा कि 100% पोजीशन था। तो मैं सिर्फ अब क्या करने लगा कि रादर देन कि सिर्फ हम पेरेंट के एंगल से कंसोलिडेशन करें, हमसे ये रिक्वायर्ड है कि पहले हम 100% फिगर्स ऐड करेंगे और फिर उन 100% फिगर्स में अपना शेयर और एनसी का शेयर अलग अलग प्रेजेंट करें। तो सिर्फ शायद मैंने एक्स्ट्रा चीज आपको क्या बतानी है कि प्रेजेंटेशन किस तरह होगी और किसको भी बीच में इनकॉर्पोरेट करने लगा। यकीनन एक स्कूल ऑफ थॉट वो हो सकता है जो हमने कर दिया कि हमें क्या एनसी की जरूरत है, बहुत आउटसाइडर। लेकिन अगर ये पता चल जाए कि कंबाइंड बिजनेस ये है, उसमें हमारा शेयर ये है और आउटसाइडर्स का ये शेयर है, तो एक जरा कम्प्रीहेंसिव पिक्चर सामने आ जाएगी। नहीं ये मसाइल एक लाइन लिख के ना, अल्हम्दुलिल्लाह कहें बुजुर्गों ने कहा बीच में लिख के करें, तो मैंने वही आपसे गुजारिश की, जब मैं कर लूंगा तो फिर उस वक्त देख लेंगे कि क्या बुजुर्गों ने कोई गलत बात तो नहीं की। अब ये आपका बिल्कुल सही है, भाई का ओपिनियन के नीचे एक लाइन लिख दें इंग्लिश में, लेकिन ये अगर आपने करवाना तो थोड़ा सा आपको पहले बुजुर्ग बनना पड़ेगा और आप स्टैंडर्ड्स में लिख दीजिएगा कि हाँ जी ये सारी साइंस की बजाय एक लाइन लिख दें। तो अब बुजुर्गों ने क्या कहा और आपने क्या कहा है, अगर इसका नेट इफेक्ट यही रह गया कि वो चाहते हैं इसके अंदर हो जाए और आप चाहते हैं नीचे एक लाइन हो जाए, तो अगर इख्तलाफ ये रह गया तो फाइनल डिसीजन फिर क्या होता है कि बुजुर्गों को अगर यही ओपिनियन रह जाए कि अगर ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है, तो फिर फाइनल ओपिनियन किसका मान लेगा, वो भी हो सकता है उसको, तो उनका कोई ना कोई अपना एक्सपीरियंस होगा हमसे ज्यादा। तो अगर इख्तलाफ सिर्फ ये रह जाए कि ये भी तो हो सकता है और ये भी हो सकता है, तो फिर वही हो जाए जो वो कह रहे हैं। मैं बात सिर्फ अब क्या करने लगा, दोबारा एक दफा
ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन किस एंगल से नजर आ रही है? सिर्फ पेरेंट के एंगल से नजर आ रही है। मैं क्या करने लगा, आपके सामने एक ऐसी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाऊंगा जिसमें 100% बिजनेसेस कंबाइन होंगे, और ऑब्वियसली फिर 100% बिजनेसेस में पेरेंट का शेयर और एनसी का शेयर अलग-अलग नजर आना चाहिए। तो उसके लिए मेरी तरफ रिक्वेस्ट है कि मैं इसी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन को रिवाइज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में कन्वर्ट करके आपको दिखाऊंगा, ताकि पहले आपको एग्जैक्टली पता चल जाए कि मैं क्या इसमें नई चीज इंकॉर्पोरेट कर रहा हूँ। और वो लिखना इज नॉट अ साइंस, 5-6 लाइनें इंशाल्लाह आपने लिख लेना, फिर बल्कि वैसे लिखेगा जैसे आपको सही समझ भी आता है। तो पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि मैं क्या एक्स्ट्रा करने लगा वो जरा बोर्ड पे देखें, क्वेश्चन सामने रखने में। हमने जहां जहां 80% किए कहीं, कहाँ कहाँ किए, बस वो आपने आइडेंटिफाई करना है। ये जरा ब्रेकअप लिखवाइए, कैसे हुआ था? 570 प्लस 240 इंटू 80%। हाँ जी, 192 प्लस हो गया था। यहाँ आ गया और 40 प्लस 25 का 80%, और करंट लायबिलिटीज आ गई थी 60 प्लस 45 इंटू 80%। तो प्लीज काइंडली पहले बात समझिएगा, गुडविल की फिगर में कुछ चेंज एज इट इज आगे बढ़े। पहला चेंज, कैलकुलेटर पकड़ो, 762 में 570 तो 100% पहले ही है सर जी, है सर। 240 का 20% करना। व्हाट इज 48? शेयर नहीं, सब्सिडी नहीं, सब्सिडी में पेरेंट और एनसीई है, सब्सिडी के अदर एसेट्स में एनसीई का शेयर। व्हाट इज 48? सब्सिडी के अदर एसेट्स में एनसीई का शेयर। 762 क्या है? पेरेंट का शेयर, पेरेंट का अपना और प्लस 80% शेयर हो गया था। अगर इसमें 480 भी जमा हो जाए, तो एक मिनट प्लस करें 762 में 480, 810 हो जाए। व्हाट इज 810? टोटल हो गया, टोटल एसेट्स ऑफ किस किस के, पेरेंट एंड सब्सिडी, टोटल छोड़ देगा जी। आगे अगर अपने पास अपनी फिगर्स क्वेश्चन की, इस 2 लाख में आपने एक 10 छुड़वाया था मुझे, सर छुड़वाया था सर। वो 10 क्या था? वो एनसी का शेयर कैपिटल था। 1 लाख में क्या छुड़वाया था? ढूंढे सर जी, ढूंढे सर। 4000 छुड़वाया था या 16000 छुड़वाया था? 40 और 16 गया, 10 बचा था और 4 बचा था। और क्या इसमें भी कुछ बचा था? नहीं, आगे लाख में भी कुछ बचा था। लाख के अंदर है पहले, लाख में 20 भी बचा था। 10 ये, 10 क्या, 4 क्या, शेयर प्रीमियम ऑफ एनसी, हिम्मत 20 क्या, प्री एक्विजिशन रिटेन्ड अर्निंग्स में एनसी, लेकिन आगे भी हिम्मत तक चाहिए। 5 क्या, 5 क्या, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स में भी शेयर। ये 5 कहां से आया? 25,000 लिखे कैलकुलेटर पर। 25,000 का 20% मुझे इधर करवाया आपने, सॉरी 80%, तो 20% कितना बना? 1 मिनट इनका सम करें जरा। व्हाट इज 10, 4, 2 एंड 5? शेयर ऑफ एनसी इन शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम एंड रिटेन्ड अर्निंग्स। 20 और 5 में क्या फर्क है? 20 है प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स में शेयर, और 5 है पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स में शेयर। अब इसमें बेटा प्रेजेंटेशन रिक्वायरमेंट इस तरह से है कि एनसीए की जो फिगर्स हैं वो आप शेयर कैपिटल में प्लस, शेयर प्रीमियम में प्लस, रिटेन्ड अर्निंग्स में प्लस करने की बजाय आप इसका जो भी सम बनता होगा उसको एक अलग लाइन के तौर पे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में प्रेजेंट करेंगे। मींस टू से देयर इज नो नीड ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ एनसी बिटवीन इट्स शेयर कैपिटल, इट्स शेयर प्रीमियम, इट्स रिटेन्ड अर्निंग। उसका जितना भी शेयर होगा इक्विटी में वो एक लाइन अलग से ऐड हो जाएगी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। किस नाम से? एनसीई के नाम, नहीं बस एनसीई के नाम से। और एनसीई के नाम से जो फिगर आ रही होगी वो इसके सामने इस तरह प्रेजेंट हो जाएगी। मींस टू से ये जो 760 है ये एज इट इज प्रेजेंट होगा,
ये एज इट इज क्यों प्रेजेंट होगा? ये है पेरेंट का शेयर 760 और 39 क्या है? ये है एनसीए का शेयर। इसको इकट्ठा क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि फिर वंस अगेन टोटल इक्विटी आती है। तो इसको अलग रखने की सिंपली वजह क्या है कि पेरेंट इक्विटी अलग एज इट इज और एनसी की जो इक्विटी है वो अलग प्रेजेंट हो जाए। यहाँ एक मिनट टोटल करना था इन दोनों को। 799 मींस क्या होगा? टोटल इक्विटी ऑफ द कंबाइंड बिजनेस। और इस सेग्रीगेशन से क्या पता चलेगा कि उस कंबाइंड बिजनेस में 760,000 is the equity of the parent and 39,000 is the equity of the NCA। समझ आई मेरी बात? ये एग्जैक्टली मैंने NCA को कहां प्लस किया है, ये कहां ऐड किया है सॉर्ट ऑफ। जब इक्विटी का पोर्शन बना रहे हुआ करेंगे तो सीआरई के बाद पेरेंट का टोटल कर दिया करेंगे, पेरेंट की इक्विटी, और इसके नीचे एक लाइन ऐड हो जाया करेगी एनसीई के नाम से। और एनसीई के नाम से मीनिंग क्या है? ये एनसीई की इक्विटी है तो 39,000 मैंने प्लस करके फिर टोटल इक्विटी ऑफ द कंबाइंड बिजनेस बना दी। What is the only new thing is in this equity? 760 is as it is, and what is the new thing? NC भी प्रेजेंट हो जाएगी। और फाइनली क्लास कब करवा देंगे? करंट लाइबिलिटीज में बताएं फिगर। नहीं 105 कैसे बनेगा? 60 प्लस 45 तो हो गया था ना, 80%। तो अब मुझे आप फर्दर सिर्फ क्या ऐड करवाएंगे? सर क्या ऐड करवाएंगे सर? किसको सर? नहीं वही मैं बता रहा हूँ, एक मिनट वही तो मैं बात कर रहा हूँ। अगर हम ये बता दें शेयर होल्डर्स को कि टोटल एसेट्स इतने हैं, टोटल लायबिलिटीज इतनी है, और फिर इक्विटी ऑफ एनसी के लेदा फिगर बता दें, तो शायद फिर हमें ये बताने की जरूरत नहीं कि एसेट्स में उनके एसेट्स कितने हैं, लायबिलिटीज में उनकी लायबिलिटीज कितनी है। नेट एसेट्स कहते हैं किसे? मैं इसलिए फिगर्स लिख रहा हूँ आपके सामने। मैं एक आखिरी तरह बात कर लूँ। ये 45 को तो 80% की देगा, ये 9 बनेगा, 9,000। ऊपर एसेट्स में कितना ऐड हुआ? 48,000 एसेट्स में। नीचे लायबिलिटीज में कितना ऐड हुआ है? ये 48,000 के एनसीए के एसेट्स, 9,000 के एनसीए की लायबिलिटीज। तब अगर आप 48 माइनस 9 करेंगे तो ये वही 39 है। ये 39 कैसे बना है? यकीनन शेयर कैपिटल प्लस प्रीमियम रिटेन्ड अर्निंग्स। लेकिन ये नेट एसेट्स किस पर रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं? ये इक्विटी किस पर रिफ्लेक्ट कर रही है? नेट एसेट्स। और नेट एसेट्स मींस 48,000 उनका एसेट्स में शेयर है, 9,000 लायबिलिटीज में शेयर है, तो इसी को नेट ऑफ करके 39,000 उनका इक्विटी में शेयर है। तब इनको अलग-अलग लिखने की बजाय किनको एसेट्स एंड लायबिलिटीज को अगर आप इक्विटी में उसके नेट अमाउंट बता देंगे तो वो उन्हीं का डिफरेंस है, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। इन अदर वर्ड्स अब ये 9,000 प्लस जब मैं कर दूंगा 96,000 में, तो ये टोटल लायबिलिटीज कितनी बन जाएंगी? 105 में क्या क्या है? 100% पेरेंट की भी लायबिलिटीज है और एनसी की भी है। लेकिन इस 105 में अब एनसी के से रिलेटेड लायबिलिटीज है, 105 में एनसी से रिलेटेड लायबिलिटीज हैं, 810 में एनसी से रिलेटेड एसेट्स हैं। तो एसेट्स कितने हैं? 48, लायबिलिटीज कितनी है? 9। इन अदर वर्ड्स नेट एसेट्स कितने हैं एनसी के? 39, वो इक्विटी में प्रेजेंट हो रहे हैं। ठीक, तो लेट मी फिनिश मुझे जरा रिवाइज टोटल कीजिएगा। 904, व्हाट इज 904? टोटल एसेट्स of the combined group, 100% total assets of the combined group। लायबिलिटी सिर्फ 105 ही है। नीचे तो मैं टोटल ही कर रहा हूँ इक्विटी और लायबिलिटीज का। ये करते हैं इक्विटी लायबिलिटीज का टोटल 799 प्लस 105 904,000। तो 904,000 तो इक्विटी और लायबिलिटीज का सम है। 105 क्या है? टोटल लायबिलिटीज ऑफ द ग्रुप। कैलकुलेटर रखें हाथ में, 904 लिखें कैलकुलेटर में। क्या है 904? बोले टोटल एसेट्स ऑफ द ग्रुप माइनस इसमें से करें टोटल लायबिलिटीज कितनी है? 105 टोटल लायबिलिटीज। 799 क्या है? नेट एसेट्स ऑफ द ग्रुप। उसमें पेरेंट का शेयर क्या है? 760। नहीं, पूरे ग्रुप में पेरेंट का 80% शेयर नहीं, ये भी काइंडली क्लियर रखें। इस ग्रुप में जो पेरेंट है, पेरेंट का तो अपना 100% है। इस ग्रुप में जो सब्सिडरी है उसका 80% है। तो आप 799 का 80% नहीं कर सकते। 799 में तो
पेरेंट और सब्सिडी के 100% एसेट्स आ गए। तो इस ग्रुप में पेरेंट का 80% शेयर नहीं है, इस ग्रुप में पेरेंट का अपना 100% शेयर है, हाँ सब्सिडी में उसका 80% शेयर है। तो इस ग्रुप में 799 के जो नेट एसेट्स हैं, उन 790 के नेट एसेट्स में 760 इज द इक्विटी बिलोंगिंग टू द पेरेंट एंड 39,000 इज द इक्विटी बिलोंगिंग टू द एनसीए। और इनकी कैलकुलेशंस कैसे हुई, वो अलग अलग हुई, या फिर नहीं 799, सॉरी ये ना करें यार प्लीज, 904 जो ऊपर आएगा 904, इसमें ये जो 94 है ये तो 100% पेरेंट का नहीं है, और ये जो 810 है, इस 810 में जो 570 है वो भी 100% पेरेंट का है। हाँ जो सब्सिडी से रिलेटेड है सिर्फ वो 80-20 हुआ। तो ये जो 799 आया टोटल, ये तो सारे एसेट्स में से सारी लाइबिलिटीज लेस कर गया है। तो इसमें पेरेंट का 80% शेयर नहीं है, इसके अंदर जो सब्सिडी है उसके नेट एसेट्स में पेरेंट का 80% शेयर, और इसके अंदर तो पेरेंट भी है, इसके अंदर पेरेंट के एसेट्स भी हैं, तो इसके अंदर पेरेंट के एसेट्स और लायबिलिटीज हैं, वो तो सारे उसके अपने हैं। इधर 570 और नीचे अंदर लायबिलिटीज में 60 है, तो ये तो 60 और 570 तो एज इट इज सिर्फ पेरेंट का है। हाँ जो सब्सिडी से रिलेटेड फिगर्स है उन्होंने 80% होना। तो ये जो 799 आया है ये सिर्फ सब्सिडी का नहीं आया, ये दोनों को मिला के आए। तो इस दोनों को मिला के 80% नहीं आएगा, वो सिर्फ किसका अलग करके 80% करना पड़ेगा। जिस तरह वो ब्रैकेट देखें जरा, ये 240 का सिर्फ 80%, नीचे 45 का 80%, तो ये तो हमने पेरेंट के एंगल से कर लिया था। फर्दर मैंने प्लस बस क्या किया, 20% एनसी, फिर 20% एनसी, और जो रिमेनिंग उनकी इक्विटी बनी थी वो मैंने बीच में लिखी। तो अब इस तरह से मेरा ख्याल आप बात समझ गए प्लीज। अब प्रेजेंट आप शायद इस तरह ना कर सके, या कर सकते हैं, बेहतर तो ये कोई इस तरह से थोड़ी सी हिम्मत की जा सके, बाकी फिर इसको साफ सुथरा करते हैं। मेरा ख्याल है अगर इस तरह लिखेंगे तो फर्स्ट टाइम कैसे हुआ ये सारा, रादर देन दैट आप आमने सामने नहीं आप बना सकेंगे, या बना सकते हैं कुछ, अगर थोड़ी सी कोशिश करना कुछ शॉर्ट वर्ड्स में करके, या एटलीस्ट इस तरह करके करना, जैसे अपने पास कहीं नीचे बनाना है शायद जहाँ लिमिटेशन वर्ड आया था, थोड़ा सा एक्सप्लेन अगर करना है किसमें क्या ऐड हुआ है वो ठीक है, दोबारा हेडिंग से लिख लें। जो असल काम हुआ है वो समझ आ गया प्लीज, बाकी प्रेजेंट तो इंशाल्लाह होता रहेगा। ऑनलाइन स्टूडेंट्स को बात समझ आ गई।
लायबिलिटीज इस तरह ना, मतलब जैसे 96 से लैदा आना चाहिए तो 9 है, लैदा आना चाहिए तो, क्योंकि 9 हमारी लायबिलिटी नहीं, इसमें इस तरह से हो रहा है कि नहीं, इस तरह फिर एसेट्स भी सारे हमारे नहीं है। इसमें हो ये रहा है कि हमने पहले सारे एसेट्स लिख लिए। नहीं, वही कह रहा हूँ ना, हमने टोटल एसेट्स लिख लिए, टोटल लायबिलिटीज लिख ली, लेकिन इक्विटी के अंदर फिर हमने क्या बता दिया कि इन नेट एसेट्स में पेरेंट के नेट एसेट 760 और जो 39 की बैलेंसिंग फिगर है वो एनसी की। अब आप अगर ये कह रहे हैं कि फर्दर ब्रेकअप होना चाहिए, एसेट्स में कितना है और लायबिलिटीज में कितना है, ये भी हो सकता है। अब ये 39 तो पता चल रहा है ना, लेकिन ये 39 बना कैसे? 48 के एसेट्स हैं रिलेटेड टू एनसी और 9 की लायबिलिटीज है रिलेटेड टू एनसी। जी जी, हम कर सकते हैं। नहीं, लेकिन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर नहीं करना, यहाँ जो हो गया हो गया, बाकी फिर आप नोट्स में ब्रेकअप होगा कि ये 39 बना कैसे है कि उसमें एसेट्स 48,000 है और लायबिलिटीज 9,000। ठीक, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में बस क्या नजर आएगा, कंबाइंड एसेट्स, कंबाइंड लायबिलिटीज, और फिर इक्विटी के अंदर नजर आएगा कि ब्रेकअप के इक्विटी में 760 सिर्फ किससे रिलेटेड इक्विटी है, और जब एनसी की बोला था इंशाल्लाह नजर आएगा। तो अगर इस लेफ्ट साइड और उस राइट साइड की फिगर्स को कंपेयर किया जाए तो व्हाट इज द ओनली डिफरेंस? नहीं, मतलब यहां से वहां जाते हुए क्या डिफरेंस है? सिर्फ एक एक्स्ट्रा एनसी की प्रेजेंटेशन हुई है, और एक्स्ट्रा एनसी की प्रेजेंटेशन कैसे हुई है? एनसी के एसेट्स प्लस हो गए, एनसी की लायबिलिटीज प्लस हो गई, और जितनी वो प्लस हुई है उतना ही 39 बैलेंस शीट आउट हो जानी थी इस एंगल से। एसेट्स में कितना ऐड हुआ, लायबिलिटीज में कितना डिफरेंस आ ही जाना था, तो वो 39 है ही क्या, वो इक्विटी में प्लस हो गया। तो शायद एक डबल एंट्री हुई अगर हिम्मत कर सके आप। एसेट्स में कितना इजाफा हुआ, 48 एसेट्स डेबिट हुए हैं, लायबिलिटीज 9 से क्रेडिट हुई हैं, और इक्विटी की एनसी 39 से क्रेडिट हुई। बस ये हमने फर्दर डबल एंट्री करके इसलिए दोबारा रिकंसाइल हो गई। तो इधर से उधर जाते हुए बस क्या हुआ कि अब आपको स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जो राइट साइड पे ग्रुप के टोटल एसेट्स लायबिलिटीज भी पता चलेंगे, और उसमें पेरेंट्स शेयर और एनसी शेयर अलग सेपरेट नजर आ जाएंगे। बस वो प्रेजेंटेशन का इशू है शायद। ठीक है सर, लेकिन लास्टली सर अब डेफिनेटली एग्जाम में ये इस तरह तो नहीं कर सकते हम जिस तरह हमने प्लस माइनस किए, तो सिर्फ अब इस फाइनली इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया करेंगे। आज अंदर एक नया पेज निकाला था। नहीं, अभी यही एग्जांपल हो रही है, इसकी जरा फाइनल प्रेजेंटेशन है। ये क्वेश्चन अब सॉल्व कैसे किया करेंगे यहाँ से ऑनवर्ड्स। सबसे पहले हाफ पेज, इस वक्त डाटा थोड़ा सा हाफ पेज छोड़ दें, हाफ पेज पे पहले स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाएंगे। नया पेज अब आ गया, सेम क्वेश्चन दोबारा होने लगा, लेकिन अब प्रेजेंट कैसे किया करेंगे वो बताने लगा। मतलब इस क्वेश्चन को किस तरतीब से सॉल्व कर लिया जाए तो इंशाल्लाह फिर काफी टाइम सेविंग हो जाएगा। सबसे पहले हाफ पेज छोड़ दो, ऊपर नीचे एक वर्किंग किया करेंगे, उस वर्किंग का एक नाम रख लें। सबको पता क्या कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ? हाफ पेज छोड़ गया, छोड़ लिया स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, फिर फाइनली कैसे बनाया करेंगे एक ही दफा रादर देन प्लस माइनस। तो वर्किंग्स में आ गया। वर्किंग में सबसे पहले हम एक वर्किंग किया करेंगे, एनालिसिस ऑफ इक्विटी ऑफ सब्सिडी, हेडिंग बनाएंगे। एनालिसिस ऑफ इक्विटी ऑफ एस मींस सब्सिडी। बस यही कि जरा 5 मिनट रुक जाएगा, वही चीज है मैंने सिर्फ प्रेजेंट करनी है आपके सामने। अब सब्सिडी की इक्विटी की बहस होगी, मतलब सब्सिडी की इक्विटी का एनालिसिस किया करेंगे हम डिफरेंट डेट्स पे। तो सब्सिडी में पेरेंट शेयर कितना है, 80%, और एनसीएस शेयर कितना है, बैलेंसिंग फिगर 20%। तो इस तरह दो कॉलम बन गए, लेकिन इन्हें फिल कैसे करना है पहले करवा दूंगा। सबसे पहले इक्विटी का एनालिसिस किया करेंगे एट एक्विजिशन डेट। अपने क्वेश्चन की तरफ फिगर सामने रखना।
एट एक्विजिशन, अगर डेट हुआ करे तो डेट इसलिए लिख लेनी चाहिए कि जरा पिक्चर शायद क्लियर रहती है। 2001 ना, एक्विजिशन डेट है। डन है सर, डन है सर। एक्विजिशन डेट पे सब्सिडी का शेयर कैपिटल क्या था? नहीं सर, शेयर कैपिटल 50 था। ये तो है या था? ये है भी और था भी, बिकॉज देयर इज नो इंफॉर्मेशन ऑफ शेयर इशुएंस। तो मेरे वर्ड ज्यादा गौर से सुनना जरा। शेयर प्रीमियम क्या है? ये समझ रहे कि नहीं कि है? बैलेंस शीट डेट की बात कर रहा हूं। था, मैंने था समझ के लिखा है समझ के लिखा है? था समझ के लिखा है यार, एक्विजिशन डेट। आगे बढ़ा। रिटेन्ड अर्निंग्स क्या है ढूंढूं या क्या थी ढूंढूं? बताएं क्या थी। 1 लाख। इन अदर वर्ड्स, इक्विटी ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन 170 थी। नहीं समझ आ रहा? तो ये वही फिगर्स आनी है डेफिनेटली जो हमने लिखनी हुई है, उन्हीं फिगर्स को मैं प्रेजेंट करना सिखा रहा हूं। अब ये 170 क्या सारा पेरेंट का ही है? कैलकुलेटर पकड़ा। इसमें 136,000 के नेट एसेट्स पेरेंट के हैं, और देयरफॉर बैलेंसिंग फिगर 34,000 is the share of NCE on the date of acquisition। मेरे पूरे वर्ड सुने, 136,000 को इस तरह बोलना चाहिए, it is the share of parent, 136 की बात कर रहा हूं, share of parent on the date of acquisition in the equity of subsidiary। 34,000 को बोलने की कोशिश करें, उर्दू में बोल दें, इंग्लिश में जरूरी नहीं है। share of NCE at the date of acquisition in subsidiary। क्या एनसी पेरेंट में होती है या सब्सिडी में? ये क्लियर रखना है, ये ऐसे मिक्सअप हो जाता है। पेरेंट में एनसी का कोई काम नहीं है। सब्सिडी में दो तरह के शेयर होल्डर है, एक तो पेरेंट है, और पेरेंट के अलावा जो शेयर होल्डर्स उनका नाम एनसी है। ओके यहाँ तक? देन फिर आपने यहाँ ढूंढा करना है कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट की फिगर के। ये आपको हमेशा मिला करेगी पेरेंट की सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। 230 जो है 170 के नीचे लिखूं या 136 के नीचे लिखूं? 230,000 कितने शेयर्स के अगेंस्ट पैसे हैं? मतलब 80% शेयर्स मींस 80% नेट एसेट्स के अगेंस्ट पैसे। देन यहाँ पे डिफरेंस आ जाया करेगा अगर कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ज्यादा, तो सॉल्व कर लें दोबारा। ये गुडविल कैलकुलेट हो जाया करेगी अगर कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी तो। यहाँ तक समझ आ गई? लिखें यहाँ तक। ये अगर लिख लें तो बता दीजिएगा। ऑनलाइन स्टूडेंट्स लिख ली।
देन सर जरा एक नेक्स्ट बोर्ड पे देखें, बस मेरे ख्याल एक एंट्री बस और करना, वे कैंसिलेशन एंट्री हो रही है, नजर आ रही है, लेकिन उसको जरा थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से जरा देखें एक मिनट। अपन वो जो अपने बुक पे लिखी हुई एंट्री, मैं उसी की बात कर रहा हूँ, वो सामने रखा था। शेयर कैपिटल आपने कितने से डेबिट किया था? मैंने कर दिया 50 से। बताएं मैंने क्या गलत किया? मैंने 10,000 और डेबिट कर दिए, तो परेशान नहीं एक मिनट होइए। आप बताएं आपने शेयर प्रीमियम कितने से डेबिट किया हुआ? मैंने कर दिया 20 से। मैंने कितना और डेबिट कर दिया? 10 भी ज्यादा डेबिट किया है मैंने, 4 भी ज्यादा डेबिट किया, डाला। आपने रिटेन अर्निंग्स कितने से डेबिट की हुई है? मैंने कर दी लाख से। आपका मेरा कितना फर्क पड़ गया टोटल? कैलकुलेटर पकड़, 34 हो गया। चेक करें ना सर, 10 ज्यादा डेबिट किया, 4 ज्यादा डेबिट किया, 20 ज्यादा डेबिट किया, ये टोटल कितना डेबिट मेरा ज्यादा हो गया। देन इन्वेस्टमेंट आपने कितने से क्रेडिट की है? वो मैंने एज इट इज की है, लेकिन मैंने कितने से एक्स्ट्रा डेबिट किया हुआ? नहीं, मैंने एक्स्ट्रा डेबिट कितना फिलहाल किया हुआ, तो उसके अगेंस्ट अब गौर से देखें मैंने क्या क्रेडिट कर दिया, 34। अपनी जरा बैलेंस शीट देखें, उसमें एनसी कितनी नजर आ रही है? 39। लेकिन उस 39 और इस 34 में एक फर्क है, कंसंट्रेट करना पता है आपको। ये एक्विजिशन डेट तक है, वो बैलेंस शीट डेट तक है, तो उसमें आता हूं मैं बाद में। क्या एक्विजिशन डेट तक एनसी का शेयर नेट एसेट्स में 34 ही था? तो इसका बड़ा तरीका ये होता है कि सारा शेयर कैपिटल, प्रीमियम, रिटेन्ड अर्निंग्स खत्म हो जाएंगी, और उसमें फिर जो एनसी का शेयर है वो अलग से क्रेडिट होके फिर अपीयर होना। समझ आ रही मेरी बात? जितने से मैंने एक्स्ट्रा डेबिट किया है, क्या उतने से फिर मैंने क्रेडिट भी किया? तो अगर मैं सिर्फ एनसी वाली एंट्री बोलना चाहूँ तो शेयर कैपिटल डेबिट 10, आगे प्रीमियम डेबिट 4 और एनसी क्रेडिट 34। तो रादर देन कि हम वो अलग अलग एंट्रीज लिखें, एक कंपाउंड एंट्री बन जाए, और जब हम यहाँ लिख दिया करेंगे तो बैलेंसिंग फिगर इंशाल्लाह अगर हम सही वर्किंग कर रहे हैं तो गुडविल आ जाएगी। अब आपने चीज पहले ये नोट करनी हुई है कि जो सारी फिगर्स मैंने लिखी हैं ये सारी आपको अपने इस एनालिसिस ऑफ इक्विटी की वर्किंग में भी नजर आएंगी। 50 शेयर कैपिटल नजर आ रहा, प्रीमियम, रिटेन्ड अर्निंग्स 230, 34, 94 मींस से यहाँ तक जो हम एनालिसिस ऑफ इक्विटी की है उसी की बेस पे फिर ये कंपाउंड एंट्री साथ कर लिया करेंगे फिलहाल, ताकि हमारे सामने आ जाया करे। लेकिन ऑब्वियसली कुछ अरसे बाद शायद एंट्री करने की बजाय हमें खुद ही पता चल जाएगा क्या क्या खत्म हो जाएगा। एक्विजिशन डेट पे जो इक्विटी होगी वो खत्म हो जाएगी, और उसकी जगह फिर अगर कोई गुडविल है तो वो क्रिएट हो जाएगी, और एनसी का बैलेंस अपीयर हो जाएगा। समझ आ गई मेरी एंट्री? तो मैंने वो जो आपने एंट्री की है, मैंने जो एंट्री की है उसमें क्या फर्क डाला? उसमें मैंने एनसी फर्दर इनकॉर्पोरेट किया। आई होप कि बाकी सब कुछ एज इट इज है। आप ये एंट्री इस तरह करें, नीचे अभी जब हम वर्किंग करें गुडविल वाली, इसके नीचे 4 लाइनें भी चाहिए, 4 लाइनें गिन के छोड़ के एंट्री लिख लें, बाकी फिर बात मेरे ख्याल कल ही कंप्लीट करेंगे। गिन के जरा 4 की लाइनें छोड़ दें और उसके नीचे एक एंट्री लिख लें। ये किस दिन एंट्री, बल्कि सॉरी एक काम और करें, इसके ऊपर लिखें जरा एट द डेट ऑफ एक्विजिशन। तो फिलहाल अभी 34 क्यों बना है? क्योंकि एक्विजिशन डेट पे एनसी का शेयर 34 ही था। वो जो आपको नजर आ रहा है वो एक्विजिशन डेट की बजाय बैलेंस शीट डेट पे, उसमें फर्दर क्या ऐड हुआ है वो फिर अभी वर्किंग कर लेते हैं। नहीं, पोस्ट एक्विजिशन फिर ऐड हुआ, 5000 ऐड हुआ है, फिर जरा आपके सामने रख के कर लेंगे। एनी कंफ्यूजन इन दिस एंट्री? नहीं, वो भी मैंने कल बताया था कि आपके वो चीज अभी सिलेबस में नहीं है कि अगर एक्विजिशन और हो जाए 51 से 55 हो जाए तो ये जो पीस मील एक्विजिशन है ये फाइनल में जी, डिस्पोजल भी अल्लाह का शुक्र अभी नहीं, एक बड़ी मासूम सी कंसोलिडेशन अभी आपके सिलेबस में, बाकी जो है वो फिर फाइनल में। अगर एक सब्सिडी एक्वायर हो जाए, फिर फर्दर एक्वायर हो जाए, फिर डिस्पोज हो जाए, तो ये इंशाल्लाह फाइनल में हो जाए। फिलहाल अगर यही हो जाए तो इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हो जाए। ठीक है, तो मेरी बात अभी कंप्लीट नहीं हो सकी, लेकिन मेरा टाइम खत्म हो गया। आप लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज दोबारा किसी तरह पढ़ाई के मोड में आ जाए। मैंने रिक्वेस्ट की थी कि जिनके पिछले लेक्चर रहते हैं और वो वाकई रहते हैं, क्यों बैद, और उसकी लिमिट ही कोई नहीं है जितने वो रहते हैं, तो उनको कम से कम
शुरू कर लें ताकि वो कहीं खत्म होने की भी उम्मीद नजर आए। अल्लाह हाफिज। 2 की भी ऑप्शन है, 2.7 की भी ऑप्शन है नहीं, लेकिन वो खुद ही हो जाती है, यूं करके ही हो जाती है। 1.25 अल्लाह हाफिज।